A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balwinder Study Circle. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ गांधी प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिस्कस किए थे। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ लिबरल प्रिंसिपल्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। liberal principles of directive principles. फ्रेंड्स, लिबरल प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो लिबरल आइडियोलॉजी पे जो है वो बेस्ड होते हैं। लिबरल मीन्स which is based upon individual freedom, focus on individual justice, liberty, equality, gender equality, solving the disputes peacefully through diplomatic way, maintaining international relations। जो ऑर्थोडॉक्सी पे बिलीव ना करते हों वो है लिबरल प्रिंसिपल्स, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे इंडिया में देयर इज लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो लिबरल डेमोक्रेसी कुछ प्रिंसिपल्स जैसे हमारी कुछ सिविल लिबर्टीज़ हैं, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो इंडिविजुअल के लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी पे बेस्ड हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव हो और ऑर्थोडॉक्सी पे बेस्ड ना हो, उन प्रिंसिपल्स को किस कैटेगराइज में रखा गया है? लिबरल प्रिंसिपल्स में। नाउ वी विल डिस्कस दीज प्रिंसिपल्स वन बाय वन। नाउ फर्स्ट वन इज under these principles आर्टिकल 39। सो आर्टिकल 39 के कुछ प्रोविजंस जो थे वो हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस किए थे, जैसे आर्टिकल एंड 39A फ्री लीगल एड। तो कुछ इसका जो प्रोविजंस हैं लाइक प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। नाउ दिस प्रिंसिपल फोकस अपॉन जेंडर इक्वालिटी and women empowerment। राइट। सो आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लिबरल प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये जो फोकस करता है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एज वी नो, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। और ये किसका काम है? ये एक ड्यूटी है स्टेट की, गवर्नमेंट की, अंडर आर्टिकल 39 टू मेंटेन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर में नाउ आजकल थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर्स भी जो हैं जेंडर में ही आएंगे, मेल्स फीमेल्स एंड एज वेल एज द ट्रांसजेंडर्स। इनके राइट्स को मेंटेन करना, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर करना, ये सब आर्टिकल 39 के अंदर स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और वुमेन एम्पावरमेंट करना, जिसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है वो इसी का पार्ट है। ओके, सो ये था हमारा आर्टिकल 39। नाउ एक और जो इसके अंदर प्रोविजन है, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट एंड सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रमोट करना थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द कंट्री। दिस इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअल में है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स इक्वल कोड, इक्वल लॉज फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन, फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलरली किसी रिलीजन का जो किसी पर्टिकुलर कोई रिलीजियस लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। हर एक जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर ही, एक कॉमन लॉ के अंदर ही जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है, जहाँ जो हमारी जुडिशरी में लॉज के अकॉर्डिंगली जो उसके दायरे में आती हैं चीज़ें, उसी दायरे के अंदर सभी
सेक्शन, सभी रिलीजन, जात, कास्ट्स, ठीक है, सभी उसी के अंडर आएंगे, चाहे वो एससीज हैं, एसटीज हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, बट ऑल्दो दे आर, वी आर फर्स्ट द सिटीजन ना, हम सबसे पहले हम क्या हैं, वी आर द सिटीजन, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में कास्ट एंड रिलीजन्स हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं। सो आर्टिकल 44 जो है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रमोट करने की क्या करता है, बात करता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स रिसेंटली, जैसे ट्रिपल तलाक इशू था, सायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक इशू को जो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अबॉलिश किया अंडर आर्टिकल 44 कि एक सिविल कोड, बिकॉज ट्रिपल तलाक जो था वो गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर नहीं आता था, इसलिए उसको एबॉलिश कर दिया गया टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द वुमेन्स ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी, कि उन कम्युनिटीज़, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के अंदर, जैसे मुस्लिम्स के अंदर जो था ट्रिपल तलाक इशू रहता था, तो उसको जो था सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी ने उसको क्या किया, खारिज कर दिया। और उसी के बाद में साबरीमाला टेम्पल इशू, साउथ में जो साबरीमाला टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, यहाँ पे वुमेन्स की एंट्री जो थी वो अलाउड नहीं थी, तो उसको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर अंडर आर्टिकल 42 वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जुडिशरी ने इंटरफेयर किया, और रिसेंटली उसको वहाँ पे भी वुमेन्स की एंट्री जो है वो अलाउड कर दी गई। नाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड का कंप्लीटली इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शंस रहती हैं। वो कंट्राडिक्शंस, जैसे हमने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 यहाँ पे प्रमोट करना अपने रिलीजियस को, अपने रिलीजियस लॉज को कुछ फॉलो करना, प्रमोट करना, तो इन दैट केस वहाँ पे कंप्लीट कहीं ना कहीं वहाँ पे कंट्राडिक्शन रहती है। जब सबरीमाला इशू को किया गया, वुमेन एंट्रीज वहाँ पे अलाउ की गई, तो कहीं ना कहीं कुछ कंट्राडिक्शंस लोगों में देखने को मिली, ट्रिपल तलाक के रिलेटेड भी। बट इन शॉर्ट वी विल से कि आर्टिकल 44 जो है ये प्रमोट करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए कानून जो लॉ है वो एक ही रहेगा, और ये काम है देखना जुडिशरी का, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, अंडर आर्टिकल 44। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 45 of the Indian Constitution provides free and compulsory education to children to children up to the age of 14 years। और ये जो प्रोविजन था ये ऐड किया गया था बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। Focus on free and compulsory education up to 14 years of age। That means ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है स्टेट की कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना 14 इयर्स एज तक। दैट मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री रहेगी। और ये प्रोविजन ऐड किया गया था बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002। एंड ऑल्सो हमने फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A में भी डिस्कस किया था। वहाँ पे फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेना, ओके। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है। ये दोनों प्रोविजंस जो हैं ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 में जो था ये प्रोविजंस जो थे ऐड किए गए थे। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लिबरल प्रिंसिपल्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 48। Article 48 of the Indian Constitution to organize
agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. सो आर्टिकल 48 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविज़न है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर और एनिमल हस्बेंड्री इसको मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे जो है उस पर ऑर्गेनाइज करना, साइंटिफिक मेथड्स जो हैं इसमें डेवलप करना है इनकी डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्रीज के लिए। जैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे हाई यील्डिंग गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को अडॉप्ट किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर प्लोइंग, खेतों को जोतने के लिए, प्लो करने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स लाइक ट्रैक्टर्स को जो वो है इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, उसी तरह मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, और साइंटिफिक उसी तरह एनिमल हस्बेंड्रीज इनकी डिफरेंट ब्रीड्स को डेवलप किया गया, क्रॉस ब्रीड किया गया। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशंस हैं अंडर आर्टिकल 48 कि एग्रीकल्चर और एनिमल सेक्टर को एक मॉडर्न वे में, साइंटिफिक वे में इसको क्या करना, डेवलप करना। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 48A। सो आर्टिकल 48A जो है फोकस ऑन टू प्रोटेक्ट एंड improve the environment and safeguard forests and wildlife. Forests, wildlife को, and this one was added by 42nd Amendment Act of 1976। 48A जो आर्टिकल है 48A इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, और ये फोकस करता है इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का, और फॉरेस्ट्स का, जंगलों, फॉरेस्ट्स इनकी क्या करना, प्रोटेक्शन करना। अंडर दिस आर्टिकल जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, ये जो प्रोविजंस हैं अंडर आर्टिकल 48 जो है इम्प्लीमेंट किए गए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए। ओके, सो दीज आर द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 48A, और ये स्टेट की, ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस हैं। नाउ इसी के साथ में नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 49 of the Indian Constitution. It deals with to protect monuments or places of national importance, That means under Article 49 it is the obligation, duty of the state, ये state की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है
प्रोटेक्ट करना जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे नेचुरल मॉन्यूमेंट्स हैं, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, एंड नेशनल एंड प्लेसेस, इंपॉर्टेंट जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल प्लेसेस हैं, लाइक जो नेशनल आइडेंटिटी को, जैसे वार मेमोरियल बनाया गया है दिल्ली का, वहाँ पे हमारे रेड फोर्ट भी है, कुतुब मीनार भी है, वार मेमोरियल भी है, ताजमहल भी है, और जो भी जो है नेशनल जो राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, कुछ नेशनल पार्क्स हैं, कुछ नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इन सब को क्या करना, प्रोटेक्ट करना. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 49 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It focuses on separation of judiciary from the executive. So Article 40 clearly says कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, दैट मीन्स ये मेंटेन करना है स्टेट को, गवर्नमेंट को, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है वो सेपरेट रहे. जुडिशरी के काम में एग्जीक्यूटिव एंटर नहीं कर सकता. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम द, बिकॉज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. जैसे हमने फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था, यूनिटरी फीचर्स में और फेडरल फीचर्स के अंदर. तो फेडरल फीचर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था, जुडिशरी इज व्हाट, जुडिशरी इज ऑन इंडिपेंडेंट. दैट मीन जुडिशरी का जो भी काम रहेगा, जो भी डिसीजंस रहेंगी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, उसके डिसीजन मेकिंग है, उसके प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव बॉडी का, जैसे मिनिस्ट्रीज का या एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स, इनकी कोई भी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं रहेगी. जुडिशरी इम्पार्शली जो है अपना डिसीजन देगी, जो उसकी जजमेंट रहेगी. जुडिशरी का जो और एग्जीक्यूटिव पार्ट जो है वो उसमें पब्लिक सर्विस, स्टेट को सर्व करने में उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगा. सो ये प्रोविज़न जो है ये आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज Article 51 of the Indian Constitution. Now next is Article 51 of the Indian Constitution. Article 51. Promote international peace and security. इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसी के साथ में टू मेंटेन गुड रिलेशंस between nations, respect international laws, and treaty obligations. And settling international disputes by arbitration.
by arbitration. So Article 51, this is also very important. तो अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी स्टेट, जो एक स्टेट है हमारी, जो गवर्नमेंट है, उसकी एक ड्यूटी है, उसकी ऑब्लिगेशंस हैं। क्या ड्यूटी है? इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज। जैसे इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो उसकी जो यूनाइटेड नेशन, जैसे यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसका मेन काम क्या है? टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। ओके, एंड आल्सो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ यूएनओ एंड इट्स इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। तो इंडिया जो पीस मेकिंग में है, जो वो एक वर्ल्ड पीस मेकिंग में है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन लाइक इन अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड अदर कंट्रीज़। और उसी के साथ में हमारी जो एक फॉरेन पॉलिसी है, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो हमने अडॉप्ट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, पंचशील प्रिंसिपल, जिसके मेन ऑर्गेनाइजर जो हैं वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो भी इसी पे फोकस करती है कि सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं कंट्रीज़ के, उनको सॉल्व करना किससे? थ्रू आर्बिट्रेशन, डिप्लोमेटिकली, ना कि वार के साथ। डायरेक्ट वार पे हमारी जो पॉलिसी है वो बिलीव नहीं करती है। और इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करना, जैसे इंटरनेशनल लॉज कुछ ट्रीटीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ट्रीटीज़ हैं, और जैसे बहुत सारी ट्रीटीज़ का इंडिया क्या है, मेंबर है, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हो या फिर इंटरनेशनल लॉज के रिलेटेड हो, हर एक का इंडिया जो है वो मेंबर है और उनको फॉलो करता है। सो ये सारे प्रोविजंस जो हैं ये आर्टिकल 51 के अंडर जो हैं ये मेन प्रोविजंस इसके मेंशन हैं। और ये ऑब्लिगेशंस हैं स्टेट की, ड्यूटी की स्टेट की, कि इन चीज़ों को फॉलो करना, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। ओके, सो ये थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिटवीन आर्टिकल 36 टू 51, जिसमें हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, गांधीन प्रिंसिपल्स एज वेल एज लिबरल प्रिंसिपल्स हमने जो है डिस्कस किए हैं। आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। इसी के साथ और इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। सो टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।